हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का 5वां क्लास। 4 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं, आज 5वां क्लास है। जो लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख। तो चलिए जो है, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। बनावट दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाले जाने वाले खास नस्ल की बकरियों के मुलायम बालों से तैयार की जाती है। प्राकृतिक वातावरण जिन बकरियों से यह सबसे बेहतरीन और मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वे लगभग 5000 मीटर के अत्यधिक ऊंचाई पर रहती है, जहां सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से गिरकर -40 डिग्री तक चला जाता है। बालों की खासियत, इतनी ठंड से बचने के लिए बकरी के शरीर पर इतनी ठंड से बचने के लिए बकरी के शरीर पर बहुत बारीक और गर्म वाले बाल एक परत कोट कुदरती रूप से उग आती हैं। इनसे कुछ बाल बकरियां गर्मियों के जो मौसम आते हैं उनमें गिरा देती हैं, जिनका इस्तेमाल पश्मीना शॉल बुनने के लिए किया जाता है। अत्यधिक बारीक बाल, पश्मीना बकरी का एक बाल इतना ज़्यादा पतला होता है कि उनके 6 बाल हमारे सिर के केवल 1 बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। हाथ से बुनाई, इन शॉलों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इन्हें कुशल कारीगर द्वारा पूरी तरह हाथों से ही बुना जाता है। एक साधारण प्लेन पश्मीना शॉल को तैयार करने में लगभग 250 घंटे की लंबी बुनाई का समय लगता है। एक पश्मीना शॉल तैयार करने में 250 घंटे का बुनाई लगता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, पश्मीना बकरी। इससे बालों का अच्छी तरह से यहाँ ऊन की सफाई, धागा काटना, हाथों से बुनाई, उसके बाद तैयार। आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि, आविष्कारक का परिचय। इस लिपि का आविष्कार फ्रांस के रहने वाले लुइस ब्रेल ने किया था। जब वे मात्र 3 साल के थे तब उन अपने पिता के औजारों से खेलते समय एक हादसे में उनकी आंखें का रोशनी चली गई थी। पढ़ने की ललक, आंखों की रोशनी जाने के बाद भी लुइस की पढ़ाई बहुत गहरी रुचि थी। वे हार मानने के बजाय लगातार पढ़ने लिखने के लिए नए नए तरीके के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्होंने एक अनोखा तरीका खोज निकाला जिसे बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। काम करने का तरीका, इस लिपि में एक मोटे कागज़ पर किसी नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभार दिया जाता है। उभरे गए इन बिंदुओं पर दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते हैं वे लोग अपनी उंगलियों को फिराकर या स्पर्श करके आसानी से अक्षरों को पढ़ लेते हैं। आधार, जैसे यह पूरी सीक्रेट मुख्य रूप से केवल 6 बिंदुओं पर ही टिकी होती है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदु। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह उभार दिया जाता है, तो इसे स्पर्श करके पता करते, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह है, इस तरह उभारा हुआ है। इसी से स्पर्श करके पहचानते हैं ये क्या लिखा हुआ। ब्रेल लिपि का उपयोग, दृष्टिबाधित बच्चे इसे पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह लिपि किताबें, दवाइयों के डिब्बे, लिफ्ट के बटनों, कीबोर्ड आदि में उपयोग की जाती है। 6 बिंदु, जैसे आप देख सकते हैं, इन 6 बिंदुओं के अलग अलग संयोजन से सभी अक्षर, अंक और चिन्ह बनाए जाते हैं। ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। जन्म और पृष्ठभूमि, ग्रेगर मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। अथक प्रयोग, उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया था? उन्होंने एक मठ के बगीचे में लगाए 7 सालों तक लगभग 28,000
कितने पौधों का? 28,000 पौधों का पर क्या है से बड़े प्रयोग किए, यानी 28,000 पौधा है उस पर जो है बड़े बड़े प्रयोग किए। ये किस प्रकार, इसमें किस प्रकार है, ये इसमें क्या है, ये नहीं है, इस तरह का उन्होंने खोज किया। मटर के पौधे का निष्कर्ष। उनके प्रयोग का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह था कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं, याद रखना, जो जोड़ियों में आते हैं। उदाहरण के लिए पौधे के बीज या तो चिकने होंगे या फिर खुरदरे। इसी तरह अगली पीढ़ी के पौधे के बीज में भी बीज या तो पूरी तरह चिकने होंगे या खुरदरे। इनके बीज का कोई मिला जुला रूप देखने को नहीं मिलता। आगे देखते हैं, अल-बरूनी के बारे में पढ़ते। अल-बरूनी विदेशी यात्री था। ये भारत आगमन 1000 साल से भी पहले एक विदेशी मुसाफिर भारत आए थे जिनका नाम अल-बरूनी था। वे जिस देश से आए थे उसे आज उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बारीक नज़र। अल-बरूनी ने भारत की चीज़ों और यहाँ के लोगों के रहन सहन को बहुत करीब से देखा और उनके बारे में विस्तार से लिखा, खासकर उन चीज़ों के बारे में जो उनके अपने देश से बिल्कुल अलग थी। तालाबों की तारीफ। उन्होंने यहाँ तक के तालाबों की बनावट की बहुत तारीफ की। उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग बहुत बड़े और भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे घाट बनाते हैं। भीड़ नियंत्रण की तकनीक। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाने और नीचे से ऊपर आने के लिए सीढ़ियों की लंबी कतारें अलग अलग होती हैं। रास्ते अलग होने की वजह से यहाँ कभी भी आने जाने वाले लोगों के बीच भीड़ या परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोग अल-बरूनी की किताबें से उस दौर की भारत के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। आप देख सकते हैं ये तालाब है, ये ऊपर नीचे जाने के लिए किस तरह सीढ़ी बनाई गई, इसी के बारे में ये बोला जा रहा है। बछेंद्री पाल पर्वतारोही। ऐतिहासिक रिकॉर्ड। बछेंद्री पाल भारत की पहली और दुनिया की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा। बचपन का हौसला। बछेंद्री पाल को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। एक बार जब वे महज 12 साल की थी तब अपने दोस्त के साथ पिकनिक पर गई और खेल खेल में ही करीब 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई। पृष्ठभूमि और ट्रेनिंग। वे उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के नाकुरी गांव के रहने वाले। उन्होंने अपने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ली और उनके गाइडर जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। एवरेस्ट फतह। सन 1984 में उन्होंने एवरेस्ट अभियान दल का सदस्य चुना गया। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर उन्होंने 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। चोटी पर जगह कम होने के कारण 2 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, इसीलिए पहले उन्होंने अपना सिर झुकाकर माथा टेका, फिर तिरंगा फहराया और वहाँ तस्वीर ली। कह रहा वहाँ और क्या करा? तस्वीर ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर था। परिचय। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर भारोत्तोलक है जो आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है।
ताकत का रिकॉर्ड, वह एक बार में लगभग 130 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा लेती हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उन्होंने भारत का नाम रोशन करते हुए देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। 29 मेडल जीते हैं। चमकता सितारा सूर्यमणि। चमकते सितारे क्या हैं? यह उन साधारण लड़कियों असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। सूर्यमणि भी एक ऐसे ही एक चमकता सितारा है। संस्कृत से लगाव, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्यौहार पर अपने पारंपरिक गीत संगीत को गाएं, उन्हें भूले नहीं और अपनी संस्कृति के अनुसार पहनाए वे चाहे चाव से पहने। वे चाहती थी कि बच्चे जड़ी बूटियों की समझ, बांस से चीज़ें बनाने का कला भी सीखें। कुडुक भाषा का सम्मान, वे चाहती थी कि बच्चे स्कूल की भाषा सीखने के साथ साथ अपनी मातृभाषा कुडुक को भी गर्व से अपनाएं। तोरांग केंद्र, जब सूर्यमणि 21 साल की थी तो उन्होंने वासवी दीदी की अन्य लोगों की मदद से केंद्र खोला। क्या कहता है? केंद्र जिसका नाम उन्होंने तोरांग रखा। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। सहजने का काम, सहजने का काम। इस तोरांग केंद्र में कुडुक समुदाय और अन्य आदिवासियों की खास किताबों, लोकगीतों, नाच गाने और उनकी संस्कृति को संभाल कर रखा गया है। यहाँ बांसुरी और तरह तरह के ढोल जैसी चीज़ें भी सहेज कर रखी गई है। कुडुक भाषा का विस्तार क्या है? कुडुक भाषा का विस्तार देखते हैं। कुडुक भाषा मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में इसे मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उरांव आदिवासी समुदाय द्वारा बोला जाता है। इसे उरांव भाषा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उरांव। आप देख सकते हैं। चमकता सितारा सूर्यमणि। सुनीता विलियम, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी। रिकॉर्ड, उन्होंने अंतरिक्ष में 6 महीने से ज़्यादा समय बिताया था। वह सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। अंतरिक्ष यान के उनके अनोखे अनुभव, तैरना, स्पेसशिप में हम एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते थे, हम एक जगह से दूसरे जगह से हवा में तैरते रहते थे। बुलबुले जैसा पानी, वहाँ पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, बल्कि बूंदों या बुलबुलों की तरह हवा में तैरता रहता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए हमें उन तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता था। हमें हमेशा खड़े रहने वाले बाल, स्पेस पे गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सिर के बाल हमेशा ऊपर की तरफ खड़े रहते थे। चलने की आदत छूटना, वहाँ तैरने की इतनी आदत हो जाती है कि सामान्य रूप से चलना मुश्किल लगता है। किसी की जगह पर टिककर काम करने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान्य तथ्य। चांद पर पहला कदम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
सन 1969 में चांद पर कदम रखा था। पृथ्वी की स्थिति। भारत और अर्जेंटीना ग्लोब पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत उल्टे छोर पर स्थित है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे प्रतीत होते हैं। परिवार, फैमिली और पर्यावरण अध्ययन। एकल परिवार। इस प्रकार के परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं। जैसे देखें, इनका माता पिता है, ये वह माता पिता, और इनका बच्चा है लेकिन इनका शादी नहीं, अविवाहित बच्चा, उसे एकल परिवार। उनके माता पिता हो गया और अविवाहित बच्चा, विवाहित नहीं, क्या विवाह वाला बच्चा शामिल नहीं, अविवाहित बच्चा होना चाहिए। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। इस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माता पिता, उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं। कभी कभी इसमें नाना नानी, मामा मामी और मौसी का परिवार भी शामिल हो सकता है। आप देख सकते हैं, ये माता हो गया कि पिता हो गया, और इन दोनों भाई का शादी और उनके परिवार और उनके फिर बच्चे हुए, तो ये सब क्या है, ज्वाइंट फैमिली हुआ। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस की थीम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीम में बांटा गया। कितने 6 मुख्य। परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हमें बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जो हमें बनाते हैं और करते हैं। मिड डे मील योजना। शुरुआत। स्कूल में बच्चों को दोपहर का पका हुआ भोजन देने की यह योजना 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई। विस्तार। 1997-98 तक इस देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। यानी पहले जो था 2408 ब्लॉकों में ही शुरू किया था, यही 1997-98 में आते आते क्या हुआ, ये भारत के पूरे ब्लॉकों में आ गया। साल 2003 में इस योजना का दायरा और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक नवोन्मेषी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। देख सकते हैं, मिड डे मील भोजन आप जो खाते हैं, याद रखना बच्चे लोग। ये सब जो है एनसीईआरटी में है, इसीलिए ये टॉपिक लाए हैं, यहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। दांडी यात्रा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों के खुद नमक बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यानी 1930 में अंग्रेजों ने क्या किया कि खुद से आप नमक नहीं बना सकते, हम नमक बनाकर आपको बेचेंगे, ये था। गांधी जी का विचार। इस काले कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो चीज़ हमें कुदरत प्रकृति ने मुफ्त में दी है, उसे बनाने पर कोई बंदिश या पाबंदी कैसे लगाई जा सकती। नमक कानून तोड़ना। इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक बहुत लंबी पैदल यात्रा की और वहां पहुंचकर नमक बिल्कुल इस गलत कानून का तोड़ा। अन्य तथ्य। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। मृत सागर, सबसे नमकीन सागर। वैसे तो दुनिया के सभी
सागरों और महासागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मूलतः सागर दुनिया का सबसे ज़्यादा मृत सागर, यहाँ मूत्र लिखा दिया, मृत सागर होगा। मृत सागर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है। नमक की मात्रा, इसके पानी के खारेपन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। यानी 1000 ग्राम में 300 ग्राम जो है ये क्या है, नमक पाया जाता है। आप देख सकते हैं इतना खारा है कि बिना पानी में रह क्या तैर रहा है। ये देख सकते हैं नीचे नहीं जा रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है। तैरने की सुगमता, पानी में नमक की इतनी भारी मात्रा, उच्च घनत्व होने के कारण कोई भी व्यक्ति इसमें कभी डूब नहीं सकता। लोग इस सागर के पानी पर बिल्कुल आराम से ऐसे लेटे या तैर सकते हैं जैसे वे बेड पर लेटे हों। आप देख सकते हैं लगता है बेड पर सोया हो। तो चलिए जो है नेक्स्ट डे जो है आगे इसका क्लास करेंगे।